नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले आज अपने स्टूडियो में गेस्ट का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी। व्यालोक जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आप सबने व्यालोक जी को वर्चुअल स्टूडियो के जरिए प्रारब्ध के इस मंच पर कई चर्चाओं में सुना है और लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन आज व्यालोक जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, सशरीर साक्षात जी। दर्शकों, आज एक अजीब सा विषय है। हालांकि ये विषय जब तब भारत में उठता रहा है, चाहे वो स्थापित मीडिया हो वो भी उठाती है, सोशल मीडिया का समय है तो सोशल मीडिया तो हर समय लपकने को तैयार रहता है। सुधा मूर्ति जी नारायण मूर्ति जी की पत्नी हैं। अब इससे आगे उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो शाकाहारी हैं, वो शाकाहारी खाना खाती हैं। पिछले दिनों एक रेस्टोरेंट में वो शाकाहारी भोजन कर रही थी और उसी दौरान जब किसी ने पूछा उनसे कि क्या आप केवल शाकाहारी भोजन करती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। आप केवल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में ही जाती? उन्होंने कहा हाँ। दूसरी जगह इसलिए नहीं जाते कि वहां पर कैसे बर्तनों में पकता है, कैसे निकाला जाता है। तो ये उनका अपना ऑब्जर्वेशन था। इस पर भोजन संस्कृति की स्वतंत्रता छोड़कर और उनकी ट्रोलिंग क्यों की जा रही है? इस सवाल को थोड़ा मैं पलट देता हूँ। ट्रोलिंग तो खैर करने वाले करते ही रहते हैं, उसका तो कोई एक पैमाना नहीं होता है, बट इस सवाल को मैं थोड़ा पलट देता हूँ। मेरा नाम ज़हीरुद्दीन है, ठीक, और मैं उस ऐसे किसी भी होटल में खाने से इनकार करता हूँ जहाँ हलाल नहीं पक रहा है, जहाँ झटका पक रहा है, या मैं उस होटल में जाने से मना कर देता हूँ जहाँ पोर्क यानी सुअर का मांस पकता है। अभी आपने जिन प्रतिक्रियाओं की बात की, इस सेंटेंस के बाद क्या प्रतिक्रिया होगी? भोजन की स्वतंत्रता है, उनकी जो धार्मिक आस्था है उसका सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति आजाद है कि वो क्या खाए, कहाँ खाए, किसके साथ खाए। जी, ये तमाम तरह की अच्छी लगने वाली जो प्रगतिशील बातें हैं। ये बहुत प्रगतिशील बातें होंगी, इसीलिए दर्शकों को बताना चाहिए कि आप जब किसी भी सवाल को देखते हैं या किसी भी प्रतिक्रिया को देखते हैं तो उसके जो सहयोगी तत्व हैं या उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें उघाड़ कर देखने की कोशिश कीजिए। जैसे उस पूरी डिबेट का अंत मैंने केवल एक सवाल से कर दिया कि अगर सुधा मूर्ति की जगह ज़हीरुद्दीन नाम का आदमी यही बात कहे और कहे कि मैं किसी होटल में नहीं जाऊंगा, तो वो उसकी खाने की स्वतंत्रता होगी। हलाल हो, हलाल सर्टिफाइड आपके भारतीय रेलवे में मिल रहा है, चाय मिल रही है, चाय मिल रही है, और हलाल केवल और केवल मांस के संबंध में नहीं होता है, हलाल आपके जीवन के हर एक आयाम में आ चुका है। कोशर होता है तो कोशर आज़ादी है, हलाल सर्टिफाइड आज़ादी है। लेकिन अगर एक हिंदू या कोई भी सिख मांग दे कि मैं झटका ही खाऊंगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। बात नंबर एक। बात नंबर दो कि कुछ चीज़ें इस पीढ़ी को लगातार कह के बताने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ये बात केवल और केवल सुधा मूर्ति के वेजिटेरियन होने या न होने की नहीं है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में वीगन नाम की प्रजाति है उसके बारे में तो जनता जान ले तो वीगन तो शायद पागलों की ही बस्ती होगी, क्योंकि वो दूध नहीं खाते हैं, वो दूध या डेयरी से बना कोई प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं, बहुत ही शुचितावादी होते हैं, बहुत छुआछूत मानते हैं। तो वीगन को आप जगह दे रहे हैं, लेकिन तो मुद्दा शाकाहार नहीं है, मुद्दा सुधा मूर्ति भी नहीं है। ये बात मैं सभी को कहना चाहता हूँ। मुद्दा है एक पूरा धर्म, हिंदू संस्कृति, और जो भी हिंदू के नाम पर बचे खुचे लोग हैं उन पर लगातार प्रहार, और इतनी ओर से प्रहार कि उनकी मान्यताएं खंडित होने लगे स्वतः ही। उदाहरण के तौर पर, पहले आपकी शिखा का मजाक बनाया गया, धोती कुर्ता का बनाया गया, आज देख लीजिए कितने हैं। फिर नारीवादियों ने पूरा चलाया मामला कि हम गाय या भैंस हैं जो नकेल बांधेंगे। पुरुष क्यों नहीं सिंदूर लगाता है? पुरुष भी लगाए।
घूंघट क्यों करेंगे? पैट्रियार्की है, मेल शाउनिज्म है, प्रगतिशीलता का विरोधी है, रेग्रेसिव है, प्रतिगामी है, तमाम। आज आप देख लीजिए हिंदू समाज में कितने लोग शिखाधारी बच गए, कितने लोग जनेऊ पहनते हैं, क्योंकि सबको वो टारगेट किया गया। फिल्मों में शिखा जलाते हुए दिखाया गया, फिल्मों में शिखाधारी जो भी पात्र था उसको विलन दिखाया गया और आपको आपकी जड़ों से काट दिया गया। तो यह जो प्रहार हो रहा है, यह भी अभी उन्होंने यह कहा है कि शाकाहारी और मांसाहारी की वो डिबेट लाएंगे और उसके बाद वो ये डिबेट करेंगे कि गाय खाना इज वेरी कॉमन। उनका अगला एजेंडा यही है, वो इतना सामान्यीकृत कर देना चाहते हैं। और इसके लिए तो बाकायदा 5 साल पहले इन लोगों ने पूरा आंदोलन भी किया था। बिल्कुल, कटे हुए मुंड रुंड लेके भी कुछ दौड़े थे और उसके तमाम फॉलोअर्स हैं, तमाम लोग उसकी दुहाई देने वाले हैं कि मांस ही तो है। मैं कहता हूं कि नहीं है मांस भाई मेरे लिए। हाँ मैं बकरा खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तुम कौन होते हो भाई सर्टिफिकेट देने वाले? और हर एक चीज आप जब ब्रैकेट में देखेंगे, कई प्रगतिशील हिंदू होंगे जो इस बात पर हंसेंगे और कहेंगे इन लोगों को हिंदू खतरे में ही नजर आता है। 80 करोड़ हम लोग हैं भैया, 80 करोड़ कहाँ हैं? और हिंदू खतरे में नजर नहीं आता है तो मिटते तो चले गए। आप वियतनाम तक थे, आप इधर गंधार में थे, आज कहीं आप बचे हैं भारत के अलावा? एक हिंदू राष्ट्र था नेपाल, वो भी छीन लिया गया आपसे। अब वही प्रचंड आके महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र का स्टेटस छीनने वाला कौन? वही प्रचंड। तो यह हमारी संस्कृति पर हमला है। और इसी के साथ थोड़ा सा मैं आपको रिकैप में ले चलता हूं और अपनी बात कहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि 40 के पेटे में जो भी पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसको याद आ जाएगा कि उसके घर में भी तो यही होता था अगर वो हिंदू है। मेरे घर में 3 सेट बर्तन थे, क्या उसको लेके मुझे अपोलोजेटिक होना चाहिए? नहीं हूं मैं, मुझे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो भी मैं बताता हूं। क्योंकि वो जात पात की और धर्म की बात नहीं थी, वो हाइजीन की बात है। मैं आश्चर्यित इस पर हूं कि कोरोना काल में जब दुनिया ने ये देखा कि जो हाइजीन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, हम सनातनी अभ्यासवश आदतन कर रहे हैं, वही सारी प्रैक्टिस न करवाई गई। ठीक बात। भाई शरीर से दूर रहिए, प्रणाम कीजिए, हाथ मत मिलाइए। आपका जितना नहाने का, धोने का, खाने का, कुल्ला का, इसका हाथ धोने का जो भी नियम कानून थे, अच्छे से शौच कीजिए, अच्छे से अपनी साफ सफाई रखिए, वो सब आए। और तब इस देश के लोग कहते हैं कि हिंदुइज्म में छुआछूत है। और ये अब भाई गंगा गोमुख से भी चलती है और प्रयागराज में भी है, पटना में भी है। अब पटना के पानी को दिखा के आप कहेंगे कि गंदा है भाई और यही गंगा है, तो ये तो 140 करोड़ जो नरमुंड रहते हैं, मोदी जी की भाषा में वो उनकी एसेट्स हैं, तो वो प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो नरमुंड हैं 140 करोड़, भाई इन्होंने गंगा को मैली किया है ना। ठीक बात, ठीक बात, बिल्कुल। कि गंगा आके खुद मैली हो गई है। तो 3 सेट बर्तन होने का आप कारण सुनिए। एक सेट बर्तन था जिसमें केवल परिवार के लोग खाते थे। केवल परिवार मतलब माता पिता संतानें, बस। और एक था जो मेरे पिता के शिष्यों का, मेरे दोस्तों का, लघुओं भगुओं का, कि बाहर से कोई भी आए उसमें चाय पिएगा, उसमें नाश्ता करेगा, खाना खाएगा। अब मेरा दोस्त कोई जफर भी होता था, ठीक बात, कोई सुनील मंडल भी होता था, कोई तत्मा भी होता था, कोई कुछ भी होता था। कितनी जातियां, और ये मतलब मुझे याद भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। भैया के साथ भी वही होता था। तो ये 2 सेट हो गए। और तीसरा सेट रहता था जो बाहर रहता था, और वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए था। अब इस बात पर कोई नाराज हो जाए, मुझ पर मुकदमा कर दे, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। भाई मेरे लिए गाय पूजनीय है और है,
और इस पर मुझे ये तर्क नहीं चाहिए कि गोवा में क्या नहीं बोलते हो। मैंने गोवा का ठेका थोड़े लिया है, मैं जहां हूं वहां का ठेका ले रहा हूं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा व्यालोक जी, अभी आपने जब शुरुआत में इसकी भूमिका जब आप बना रहे थे, एक बड़ी ऑब्जर्व करने वाली बात आपने कही। उन्होंने कहा कि आपने ये कहा कि जब तब ये नारा लगता है कि लो साहब आप कहते हो कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, अरे हम कहाँ खतरे में, हम तो 80% है। फिर आपने कहा कहाँ है 80%? तो वाकई अगर देश में ही खोजा जाए कि हम 80% है हिंदू, जो कहता है अपने आप को नंबर्स में, लेकिन व्यवहार में, एक्सप्रेशन में, या कोई विचार रखने में, किसी विचार को एक्सेप्ट करने में या खारिज करने में, वो परसेंटेज तो दिखाई नहीं देता है। पहले तो मैं खतरे वाली बात बता दूं, इस कमरे में अभी मुझे मिलाकर 3 4 5 लोग हैं, हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, राइट। यहां से 600 किलोमीटर दूर मात्र एक जगह है बिहार की, उसका नाम है दरभंगा। वहां 20 तारीख से सांप्रदायिक हिंसा हो रही है लगातार, और 27 से 30 तारीख तक इंटरनेट बंद है। कितने लोगों को पता है? समाचार में तो मान लीजिए कुछ लोगों को पता हो, लेकिन उसकी गंभीरता समाचार में भी नहीं पता है। मजे की बात है, समाचार में भी नहीं पता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा घर है वहां, वरना मुझे भी नहीं पता रहता। और क्यों वहां ये हो रहा है? मुहर्रम का झंडा लगाने को हुआ बवाल कि भाई उनकी तो रणनीति है ना कि सब है भूमि, बिल्कुल ठीक बात, मदरसे की या फिर जिसकी भी उसकी। तो एक सार्वजनिक जमीन थी जिस पर जाके इन्होंने झंडा लगाया। दूसरे समुदाय जो इस देश में चौथे दर्जे का है, हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया। उस पर बातचीत हुई और पुलिस वुलिस आई, मामला सुलझा। अगले दिन एक महादलित, याद रखिएगा, और ये मैं जानबूझकर बोल रहा हूं इस शब्द को, महादलित, ताकि रवीश के जो चेले चमचे हैं वो सुने और खुद रवीश भी सुने। महादलित की मृत्यु हुई थी, उसका शव ले जाया गया जलाने, और दूसरे समुदाय, अब वहां दूसरे समुदाय लिखा और बोला जा रहा है, ठीक बात, ये ध्यान दीजिए। लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। वहां मुसलमानों ने कहा कि यह जमीन स्मशान की नहीं है, और सोचिए कि बारिश आ रही है, बाढ़ आई हुई है और जमीन डूबी हुई है, और उसमें उन्होंने उस महादलित के शव को अर्थी से खोल के फेंका, उसकी पिटाई की, उसके साथ गए लोगों की पिटाई की, और वहां मामला भड़का। ये सब दरभंगा की घटना है, मिथिलांचल की घटना है। मिथिलांचल में ये हो रहा है, ये किसी कश्मीर में नहीं हो रहा है, न केरल में हो रहा है। ठीक बात, और आपको यहां बताना पड़ रहा है, और मैं यहां बता रहा हूं, और यहां मेरा दावा है कि इस कमरे में जितने लोग हैं नहीं पता होगा। इसलिए दावा है कि मैं जो दिन रात मेरी मजबूरी है समाचार जानना, उसे जब नहीं पता है तो आप लोगों को क्यों पता होना चाहिए? सबसे तेज चैनल का जमाना है, पूरा एक सेक्टर बसा हुआ है। और यहां मैं ये बात भी रिपीट कर दूं कि उसी बिहार प्रांत से जहां ये हो रहा है, आप देखें तो सेक्टर 16 की मीडिया भरी पड़ी है। इस देश की स्थापित मीडिया, तमाम चैनल, तमाम अखबार, उसमें बहुसंख्यक भरे हुए हैं। फिर भी विमर्श का ये आजकल के जाने माने जो यूट्यूबर्स हैं, वो आप चाहे रवीश का नाम लें, अजीत अंजुम लें, या कोई भी हो, ठीक बात, ABC आप उठाइए, वो बिहारी है, ठीक बात। ऐसी स्थिति में भी वो सन्नाटा इसलिए है कि वो उनके जो एजेंडा है, उनका जो षड्यंत्र है, उसको सूट नहीं करता है। अभी आप इसमें फिर से चीजें बदल दीजिए, महादलित की जगह एक मुसलमान को डालिए, और ये जो काम किया है उसमें ठाकुरों या बाभनों को लगा दीजिए। ठीक है भाई साहब, पूरा देश हिल गया होता, विदेश हिल गया होता। नहीं तो कतर की संसद ने, या जो भी राजशाही है ना वहाँ, कतर के राजा ने कह दिया होता कि भाई बहुत बवाल हो रहा है, कहा ही था ना। ठीक है, नुपुर शर्मा के मामले में। अच्छा, अब तो मान लीजिए ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर लोग अपने तरीके से रिएक्ट करते हैं, चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं। अगर कहीं ट्रोलिंग हो रही है तो उसके दूसरा पक्ष भी वहाँ पे आता है, वो अपनी बात कहता है। लेकिन इस देश की धड़कन को समझने का दावा करने वाले,
मिजाज को समझने का दावा करने वाले वो तमाम जो पाखंडी शुद्धतावादी एक गिरोह है, जिनको कि आप मतलब अब बौद्धिक कहें तो कह सकते हैं, उसके साथ साथ ये जो मीडिया का गठजोड़ है, क्योंकि मीडिया का इतना इंपॉर्टेंट रोल तो है कि खाना परसा हुआ है कहीं, उसको डाइनिंग तक लाके पहुंचा देना। राइट। इन दोनों का गठजोड़ आपस में कुछ बातों को छुपाते हुए क्यों दिखता है और कुछ बातों को बिना मतलब उछालते हुए क्यों दिखता है? इसके पीछे कौन सी प्रवृत्ति है? ये फिर से आप वहीं आ जाइए कि मुद्दा न सुधा मूर्ति है, न मुद्दा हलाल और झटका है, ना ही मुद्दा 3 सेट बर्तनों का है, और ना ही मुद्दा अभी आपने जो सवाल किया उसका है। मुद्दा पूरी तरह से है कि आपको नष्ट होना है। उनका लक्ष्य है कि आपको नष्ट करेंगे, और ये सभ्यता की लड़ाई है। इसी को अंग्रेजी में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कह दिया हटिंगटन ने, और वो होना है। और भी किसी ने कहा है ना कि जब रेगिस्तानी बर्बर आएंगे तो उनसे आप सभ्यता के तरीकों से नहीं लड़ सकते हैं। एक समाज है, एक तबका है जो एक सर्टेन टाइम ऑफ फ्रेम में कैद है, वो उससे आगे निकलने को तैयार नहीं है। उसका मुकाबला उस समाज से है जो पल प्रतिपल बदल रहा है 2023 में। लेकिन वो पहला समाज अपनी धारणाओं को लेकर इतना बद्धमूल है, इतना कट्टर है कि उसके लिए अभी भी समय वहीं अटका पड़ा है। लेकिन आप ये बताइए, आप कह रहे हैं समय वहीं अटका पड़ा है, लेकिन उसके मोडस ऑपरेंडी कम से कम इतने अपडेट तो हैं कि वो आज 2023 में भी वो लड़ पा रहा है और सामने वाला हार की तरफ बढ़ रहा है। उसके मॉडस ऑपरेंडी नहीं है ना, उसके भाई वो समाज तो अपनी लड़ाई जब लड़ता है तो आप जिन लोगों से लड़ रहे होते हैं वो बेसिकली 4 तरह की फोर्सेस होती हैं ना, उसको तो मदद है। भाई आप एक सिंपल सभ्यता का प्रश्न समझिए। मुसलमान, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, जहां भी अल्पसंख्यक होते हैं तब उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, और जहां वो बहुसंख्यक होते हैं वहां क्या होता है? नम्रता, सहनशीलता। और ये मुसलमानों की ही बात नहीं है, ये एकेश्वरवाद एक किताब पर जो भी धर्म जिनको बिब्लियोलेटरस आप कहते हैं, उन सभी धर्मों में यही बात है। आज मणिपुर सुलग रहा है, पूरे देश को शर्म आ रही है वो वीडियो आने के बाद, लेकिन कोई भला आदमी ये नहीं पूछ रहा है कि 70 दिनों तक इस देश को क्यों नहीं शर्म आई, या 70 सालों से क्यों नहीं शर्म आई। ठीक बात है, वो 70 दिन या 1952 में क्यों नहीं शर्म आई जब मैतेई को एसटी स्टेटस से हटाया गया, या इन पूरे 70 सालों में क्यों नहीं शर्म आई जब पूरा उत्तर पूर्व ईसाई बन गया। इन पूरे 70 सालों में क्यों नहीं शर्म आई कि पूरे उत्तर पूर्व में रेल लाइन नहीं पहुंची थी। इन 70 वर्षों में क्यों नहीं हमें शर्म आई कि उत्तर पूर्व के लोगों को हम लोग चिंकी कहकर बुलाते थे। देश का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। आपने एसिमिलेट कब किया साहब? और जब देश एसिमिलेट हो रहा है, एक पहचान पर एसिमिलेट हो रहा है, हिंदू पहचान पर एसिमिलेट हो रहा है, तो आप उसको फासिस्ट कर रहे हैं, आप उसको पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और जो जिस हिंदू पहचान की अब बात कर रहे हैं वो इस देश की स्वाभाविक सांस्कृतिक पहचान है। यहां हिंदू राष्ट्र आप क्या बनाएंगे? क्या संविधान में लिखना पड़ेगा क्या? भाई वो एक तरीका है, वो मॉडर्न प्रजातंत्र डेमोक्रेसी का तरीका है, लेकिन इस देश के कण कण में राम है, उससे आप कैसे इनकार कर दीजिएगा? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पग पग पर शिव हैं, कृष्ण हैं, राधा हैं, आप वृंदावन को कैसे मिटा दीजिएगा साहब? और आप सारी बातें वही कर रहे हैं, इसीलिए हमारे सारे प्रतीक चिन्ह छीने जा रहे हैं, हमारी पूरी जीवनगत सभ्यता छीनी जा रही है, और हमारे सारे सांस्कृतिक मूल्य छीने जा रहे हैं। ठीक, अब इससे तो कुल मिला के लबोलुआब जो निकल रहा है कि आप बहुसंख्यक होते हुए भी नैरेटिव में मात खाते हैं, डिस्कोर्स में आप मात खाते हैं। ये सिलसिला
अगर 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और आप जिस एक पहचान की बात कर रहे हैं उसकी तरफ अब लोग सोच रहे हैं या समाज सोच रहा है, उसके बावजूद भी अगर ये निरंतरता बनी हुई है कि आप डिस्कोर्स में आपके मुद्दे नहीं आते, आप नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पाते, तो यहां दोष किसका खोजा जाए अगर खोजना है? आलस्य का। आप 9 साल से सो रहे हैं साहब। समाज नहीं, आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको आपने सत्ता दी, भाई समाज ने तो एक पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता दी ना। हर एक का अलग अलग काम है। समाज का अपना काम है, उसने वोट दिया, उसने पार्टी को सत्ता में दी चाबी, कहा कि ये सब चेंज करो। पार्टी कर भी रही है, कुछ उसकी मजबूरियां हैं जो पूरी नहीं कर पा रही है या क्या कर रही है, लेकिन ये खाता तो वहीं खुलेगा। ये तो जो सत्ताधारी पार्टी है उसको सोचना चाहिए कि 9 साल से हम क्या कर रहे हैं। और दूसरा हमारा आलस्य, राइट विंगर कहिए, नेशनलिस्ट कहिए, इस देश से प्यार करने वाले कहिए, जो भी कहना है कहिए, और जिनको एक नेता विशेष से जोड़ा जाता है, मोदी भक्त कहा जाता है, वो अगर जोड़ना चाहे तो वो जोड़िए। लेकिन सवाल ये है कि आपको पता है, अगर आप अभी मणिपुर क्राइसिस पर कहीं भी गूगल करें या कोई रिपोर्ट देखना चाहें, तो जो दूसरा पक्ष है नैरेटिव बिल्डिंग का, उसी की आपको सारी रिपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल है। कोई भी माँ का लाल ऐसा नहीं निकला जो घटना के 5 दिन बाद चले जाए और पूरे मैतेई समाज की क्या समस्या है, पूरे हिंदुओं की वहाँ क्या समस्या है, इस पर दे दे। रिपोर्ट किसने लिखी? मेघालय यूनिवर्सिटी के एक HOD ने, जो कि बाई रिलीजन क्रिश्चियन है। और उन्होंने क्या लिखा रिपोर्ट में? 262 चर्च जले। मीरा पैम्बी जो वहां महिलाओं का संगठन है, मैतेई महिलाओं का संगठन, और जो सांस्कृतिक संगठन है, उसको नाम लेके कहा गया कि भाई इन्होंने तो महिलाओं को के साथ अत्याचार किया है। लीजिए, एक सांस्कृतिक संगठन पर यह कैसा दाग लगा। लेकिन मीरा पैम्बी क्या होती है ये हमें कौन बताएगा, और कहां बता रहे हैं हम लोग? मैतेई हिंदुओं का इतिहास क्या है, क्यों है, मणिपुर असल में क्या है? आपके मानचित्र पर लगे एक धब्बे से अधिक कुछ नहीं है मणिपुर। लेकिन मणिपुर आपकी संस्कृति है, 2000 वर्षों का तो उनका लिखित इतिहास है, और वैष्णव है सब। इससे ज्यादा हिंदुत्व का प्रमाण आपको क्या चाहिए होगा? और आप होते कौन है मुझसे प्रमाण मांगने वाले? मैं आपको नहीं दूंगा प्रमाण। ये जो नैरेटिव का खेल है, एक तरफ वजन ज्यादा, एक तरफ वजन हल्का, एक तरफ जागे हुए लोग, दूसरी तरफ सोए हुए लोग, आलसी लोग, अपने काम को छोड़ के रखने वाले लोग, कहीं कोई ऐसा बिंदु दिखाई देता है? बहुत दिखाई देता है भाई साहब, वरना हम लोग बात कहां कर पाते। अरे यही बिंदु दिखाई देता है कि पत्रकारिता में जब हमने प्रवेश लिया था तो हर एक दफ्तर में यह घोषित नियम था कि यदि आप वामपंथी नहीं हैं तो आपकी कोई गति नहीं है। और यह अब कहा जा सकता है कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, इसीलिए मैं ये बात कहता भी नहीं हूँ, और अभी भी ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसका कुछ खामियाजा करियर वाइज भी उठाना पड़ा। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर मैतेइयों का पक्ष आ रहा है ना, अखबारों में कुछ लिख रहे हैं ना, कोई वेबसाइट तो लिख रही है, बहुत सुधार हुआ है। वरना तो अभी तक हो गया होता है कि भाई हिंदुओं ने वहाँ ईसाइयों का कत्लेआम कर दिया, खत्म हो गई बात, हटाओ। ठीक है, वैसे में ये मजाक लगेगा, लेकिन टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च की कीमत पर, सिलेंडर पेट्रोल की कीमत पर 24 घंटे में 26 घंटे बहस करने के आदती ये समाज इस तरह की गंभीरता को आखिर देख तो रहा है, वो भी इसका हिस्सा है। नहीं, समाज महसूस भी कर रहा है। नहीं तो उसका रिएक्शन, समाज का भी रिएक्शन बदल रहा है, सब में टाइम लगता है। देखिए हमारे यहाँ इसीलिए इतिहास में, इतिहास लेखन किनका सबसे बढ़िया है मॉडर्न हिस्ट्री में? अंग्रेजों का है, मतलब यूरोपियंस का, या फिर अरबों का है। क्यों? क्योंकि ये दोनों समय को उसी में आंकते हैं। फलाने ईस्वी में बाबर चढ़े, फलाने में हुमायूं उतरे, फलाने में ये हुए। हमारी अवधारणा काल की है, टाइम की है।
हमारा तो चक्रीय जीवन है ना, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी, सामाजिक आलोड़न होगा तो उसमें वक्त लगता है। तो समाज भी बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलता है, दोनों बिंदु आते हैं। अब तो भाई आप अब ट्विटर पर जा सकते हैं, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ फिर भी मैं बहुत नहीं डरा हूँ। पहले तो ऐसी बातें बोलना गुनाह अजीम होता था, सामाजिक बुराई होती थी, आप पिछड़ा कहे जाते थे, पिछड़े कहे जाते, प्रतिगामी कहे जाते, बहुत सारी बातें होती। तो उम्मीद है, एक सकारात्मक उम्मीद रखी जा सकती है तमाम नकारात्मक बहुत चीजों के बीच। उम्मीद है, और ये नकारात्मक नहीं है भाई। आप यूं समझिए कि समुद्र मंथन हो रहा है, ठीक है, हलाहल तो निकलेगा ही ना, हलाहल निकल रहा है ये, इसके बाद अमृत मिलेगा। किसी राष्ट्र के जीवन में 9 वर्ष क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं। बिल्कुल। और खासकर उस राष्ट्र में जो दीमक खाया हुआ राष्ट्र है, जिसको 70 वर्षों तक कांग्रेस ने मतलब भमोड़ के जकरा खाए के कहा था। बिल्कुल सही बात। तो भमोड़ के जिसको खाया है, वो राष्ट्र में 9 साल क्या होता है? कुछ नहीं होता है। चलिए, 9 साल कुछ नहीं होता है, 10वां साल आने को है, 2024 सामने है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की बातें लगातार, देखिए 2014 के बाद 2015 में ही शुरू हो गया था अवार्ड वापसी, उसके बाद बीफ का सरेआम प्रदर्शन। तो इस तरह की चीजें कभी पहनने के नाम पर, कभी ओढ़ने के नाम पर, कभी बोलने के नाम पर, तो ये सब तो चलेगा। और आपने कहा जब ये सभ्यताओं का आपसी टकराव है तो ये थोड़ा समय भी लंबा लेगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज की बातचीत से कुछ न कुछ तो सुधा मिली होगी, दर्शकों तक भी पहुंचेगी। तो दर्शकों, ये संस्कृतियों की लड़ाई है, सभ्यताओं की लड़ाई है, जो न किसी 5 साल, न किसी 10 साल, न किसी 15 साल के खांचे में बहुत ज्यादा आप समा सकते हैं या इसको बांट सकते हैं। हाँ, ये एक निरंतर लड़ाई है, जो संस्कृति की लड़ाई है, और उसको इसी हिसाब से चलना होता है। हाँ, उस बीच में सत्ता का होना अपने आप में महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि सबसे प्राइमरी जरूरत हो जाती है, सबसे बेसिक जरूरत, जिसको आप अनिवार्यता कह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों, आप तक इस एक घटना के जरिए जिस विचार पे हमने बात किया वो विचार पहुंचा होगा। व्यालोक जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा करते हैं खत्म। अगले फिर किसी वीडियो में आपके साथ व्यालोक जी के साथ ही मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।